नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म द्रोणापीशियस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने इंडिया पॉलिटी को एक नए सिरे से शुरू किया था, नई सोच के साथ, नई अवधारणा के साथ शुरू किया था। हम उसी नए सिरे से इस पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। जिस प्रकार से आजकल के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आजकल के जो एग्जाम आ रहे हैं जिसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उस प्रकार से इसमें चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार की प्रासंगिकता रहती है वर्तमान में सब्जेक्ट को लेकर के, क्या सोच से इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिस प्रकार कथन और कारण से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, चाहे अदर कोई भी स्टेट कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो, तो उस सब में भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सिलेबस दिया रहता है उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम उन सभी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम भारतीय राज्य व्यवस्था को विस्तृत रूप में चर्चा कर रहे थे, अच्छे लेवल से इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि भारत में किस प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं। जो संविधान बनने से पहले, स्वतंत्रता से पहले किस प्रकार से भारत में कानून बनाए जाते थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए, किस प्रकार से यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से काम करता था, हम उस सब के बारे में बात कर रहे थे। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी, वो क्लास नहीं देखी, तो आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमने पिछली क्लास में देखा वे कानून जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं उनमें क्या क्या डिटेल दी गई थी, किस प्रकार से व्याख्या की गई थी, किस प्रकार से भारत में शासन को चलाया जा रहा था, हम उनके बारे में डिटेल कर रही थी। जिसमें इस क्रम के अंदर हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा 1853 का चार्टर एक्ट और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बाद जो उसके अगले वर्ष एक चार्टर आया 1858 में, भारत शासन अधिनियम। उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की कि उसमें क्या व्यवस्था की गई इस भारत के लिए, इस ब्रिटिश यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उसमें किस प्रकार से कानून बनाए गए, कौन से लॉ एंड ऑर्डर चालू किए गए, इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने एक अधिनियम पढ़ा 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। उसके बाद हमने एक अधिनियम पढ़ा 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसमें हमने देखा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में उन्होंने चलाई उसको आगे और विस्तारित कर दिया गया, 4 समुदाय और जोड़ दिए गए। उसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे एक और नए अधिनियम के बारे में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए लाया गया था। एक और कानून जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं उसका नाम होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो 1919 के अधिनियम के बाद लाया गया, क्योंकि इस वक्त भारत में संविधान को लेकर के, संविधान निर्माण को लेकर के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, बहुत से विद्रोह चालू किए गए थे, बहुत से लोगों द्वारा संविधान निर्माण की मांग को कड़ा किया जा रहा था, मांग की जा रही थी बार बार उन ब्रिटिश सरकार द्वारा। ब्रिटिश सरकार को ये आग्रह किया जा रहा था, ये मांग की जा रही थी कि भारत के लिए अब एक नया संविधान बनाया जाए और संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनाई जाए उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए, ताकि भारत के लिए एक संविधान बना पाए और स्वशासन की इस बागडोर को अपने हाथों में ले सके। इस वक्त गांधी जी और उनके साथ उनके सहयोगियों द्वारा भारत में अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजने के लिए सत्याग्रह जैसे आंदोलन चालू किए गए थे। सत्याग्रह जैसे आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इस प्रकार के आंदोलन यहाँ पे चलाए जा रहे थे ताकि इन अंग्रेजों को
भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह था कि विनय पूर्वक उनके नियमों का विद्रोह किया जाए, विनय पूर्वक उनके जो नियम बनाए गए हैं, जो काम अंग्रेजों ने कहे हैं, उनको टाल दिया जाए। इस प्रकार से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। उसके बाद जो ये नियम आया 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो अधिनियम आया, इसकी प्रस्तावना रखी गई कि हम भारत के लिए एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यही जो प्रस्तावना है, यही 1919 में रखी गई। 1919 की उस प्रस्तावना की नकल इसी अधिनियम में दोबारा एक बार फिर से लागू कर दी गई। कहा कि हम भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके बाद इससे पहले भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था चालू की गई थी। अब 1935 के इस अधिनियम से भारत में संघात्मक व्यवस्था चालू की गई, जिसके अंदर प्रांतों को अलग से स्वायत्तता दी गई, प्रांतों के लिए अलग से विषयों का बंटवारा किया गया, केंद्र और प्रांतों में, संघ और प्रांतों के बीच में विषयों का बंटवारा कर दिया गया। कुछ विषय गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित रखे गए, जिन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। इसके बाद इसमें एक फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई, फेडरल से संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इस संघीय न्यायालय में दी गई निर्णय की अपील लंदन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो मतलब ये हुआ कि भारत में अब जो कोई भी किसी भी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट नहीं था। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, अब उसको रद्द कर दिया गया है। अब उसको रद्द कर दिया गया है। उसकी जगह कौन सा कोर्ट बनाया गया है, कौन सा न्यायालय बनाया गया है, तो एक संघीय न्यायालय बनाया गया है इस 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब इसके अंदर और क्या व्यवस्था की गई, महिलाओं एवं दलितों के लिए एवं मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए गए। अब उनको भी अलग से निर्वाचित क्षेत्र दे दिए गए, उनको आरक्षण दे दिया गया, ताकि आप भी अपनी अलग जगहों से क्या करें, निर्वाचित हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था की गई इसके अंदर संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा का गठन किया गया, ताकि प्रांतों के लिए एवं ब्रिटिश भारत के लिए क्या किया जाए, जो उच्च पद है उन पर अधिकारियों को रखने के लिए, नौकरशाही के लिए भर्तियों में जो परीक्षा का आयोजन किया जाए, उसको थोड़ा सा और विस्तारित कर दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई। तो देखते हैं क्या क्या इसके अंदर व्यवस्था की गई। 1935 का ये भारत शासन अधिनियम, इसकी प्रस्तावना रखी गई है। उसमें देखो प्रस्तावना, कहा गया हम भारत के लिए एक उत्तरदायी शासन लागू करना चाहते हैं। उत्तरदायी शासन व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं इस 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसके अंदर क्या किया गया, भारत में प्रथम बार संघात्मक ढांचे का विकास किया गया। संघात्मक ढांचे का गठन किया गया। इस अधिनियम से पहले प्रांतों को स्वायत्तता नहीं थी। अब इसमें क्या किया गया, सभी प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। मतलब कुछ ऐसे नियम इनके लिए छोड़ दिए गए, कुछ ऐसे विषय इनके लिए छोड़ दिए गए जिन पे ये कानून बना सकते हैं, जिन पे ये प्रांत क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इस प्रकार की विशेषता इसमें रखी गई। तो इसके अंदर विषयों का बंटवारा कर दिया गया। क्या किया गया, विषयों का बंटवारा किया गया। इस प्रकार से विषयों का बंटवारा किया गया, वो हम अब देखने वाले हैं। इसमें 3 सूचियां बनाई गई। एक तो संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, जिसमें कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, या जो सुप्रीम जो अधिकारी थे उनको था। उसके बाद में एक और
सूची बनाएगी जिसका नाम था राज्य सूची। राज्य सूची इस पर कानून बनाने के लिए, इनमें जो विषय डाले गए उन पर कानून बनाने के लिए जो शक्ति थी, जो अधिकार था, वो किनको था? प्रांतों को था, राज्यों को था। राज्य इन सब में क्या कर सकते? राज्य विधानमंडल है, वो इस पर क्या कर सकते हैं? नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। उसके बाद एक और सूची बनाएगी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही इसमें क्या कर सकते हैं? नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। कुछ ऐसे विषय छोड़े गए जिसमें नियम बनाने की जो अधिकार था वो प्रांत, राज्यों को और केंद्र को, दोनों को था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें क्या कर सकती थी? नियम बना सकती थी। संघ सूची में 59 विषय डाले गए। कितने विषय छोड़े गए? 59 विषय। केंद्र में जो अधिकारी बैठते हैं, जो केंद्र में जो इनकी सरकार थी, उनको 59 विषयों पर अलग से कानून बनाने के लिए अधिकार दिया गया। राज्यों को जो राज्यों के लिए जो विषय अलग से किए गए, जो राज्य सूची में जो विषय डाले गए, वो विषय थे 54 विषय थे। कितने विषय थे? 54 विषय। यानी कि 54 विषयों पर नियम बनाने का अधिकार किनको था? राज्यों को दिया गया। समवर्ती सूची में 36 विषय जोड़े गए। कितने विषय जोड़े गए? 36 विषय। इन 36 विषयों पर जो नियम बनाने के, कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों को भी है और केंद्र को भी है, संघ सरकार को भी है। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई। प्रस्तावना रखी गई, उत्तरदायी शासन। भारत में प्रथम बार संघात्मक ढांचे का गठन किया गया। सभी प्रांतों को क्या कर दी गई? स्वायत्तता दी गई। अब ये जो संघात्मक है, पहले इस जगह क्या होता था? एकात्मक था। पूरे भारत में गवर्नर जनरल का शासन चलता था। गवर्नर जनरल का शासन चलता था। किसके अधीन रहकर चलता था? तो ब्रिटिश महारानी के अधीन चलता था। ये जो गवर्नर था, ये ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व था भारत में। इस प्रकार से ये जो विषयों का बंटवारा किया गया, जिसमें संघ सूची में कितने विषय छोड़े गए? 59 विषय छोड़े गए। राज्य सूची में कितने विषय जोड़े गए? तो 54 विषय जोड़े गए। समवर्ती सूची में कितने विषय जोड़े गए? 36 विषय जोड़े गए। इनमें से कुछ ऐसे विषय छोड़े गए जिनमें, इन तीनों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उनको अलग से रखा गया। कुछ ऐसे विषय जिनका उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं है, उनको गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित रखा गया। उन पर जो नियम बनाने के, कानून बनाने के अधिकार थे, वो किनको दिए गए? गवर्नर जनरल को दिए गए। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे विषय अलग थे जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, उनको अलग से रखे गए, आरक्षित रखे गए। किनके लिए आरक्षित रखे गए? तो गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित रखे गए। उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार किनको था? गवर्नर जनरल को था। ऐसे विषयों को क्या कहते हैं? ऐसे विषयों को कहते हैं अवशिष्ट विषय। क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय कहते हैं। अब हम देखेंगे अवशिष्ट विषयों के बारे में। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं रखा गया। केंद्र, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिनका उल्लेख नहीं है, उनको अवशिष्ट विषय कहते हैं। इन विषयों को गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित रखा गया। आरक्षित वे है जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है, नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने पर, यानी कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किनको दिया गया? तो गवर्नर जनरल को दिया गया। गवर्नर जनरल को दिया गया। अवशिष्ट विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किनको दिया गया? तो गवर्नर जनरल को दिया गया। तो इस प्रकार ये कौन से विषय थे? अवशिष्ट विषय थे जिनका उल्लेख उन तीनों सूचियों में नहीं था। संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है और किसमें नहीं है?
समवर्ती सूची में भी जिनका उल्लेख नहीं है उन्हें क्या कहा गया, अवशिष्ट विषय। इनको किन के लिए आरक्षित रखा गया, तो गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित रखा गया। इसके साथ में जो ये 1935 का अधिनियम है, इसके तहत भारत में पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत में पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ का मतलब है जो भारत की वर्तमान में जो हम स्थिति देखते हैं, जिस प्रकार का विस्तार भारत का आज देखते हैं, जो भारतीय सीमा जो हम देखते हैं, उस भारतीय सीमा के अंदर जिस प्रकार से अलग अलग जो राज्य हैं, उन राज्यों को जिस प्रकार देखते हैं, उसकी स्थापना का, उसको उन सभी राज्यों को एक करने का ये जो काम था, ये कब किया गया, 1935 के इस अधिनियम में किया गया। ताकि इन देखो जो संघ सूची के विषय और राज्य सूची के जो विषय बनाए गए, जो संघ सूची के अधीन रहकर बनाते थे, तो उन सभी राज्यों के लिए जो कानून बनाने का काम कब किया गया, 1935 में किया गया। तो 1935 में भारत में संघात्मक ढांचा लाया गया। पहले एकात्मक ढांचा था, प्रांतें अलग थी, रियासतें अलग थी, सब अलग थे। अब क्या है, सभी एक हो गए, सभी अखिल भारतीय संघ में शामिल हो गए। आज हम जो भारत देखते हैं, एक अखंड भारत देखते हैं, वो अखंड जो भारत है वो इसी अखिल भारतीय संघ को कहते हैं। विखंडित राज्यों का जो अखंड भारत देखते हैं, जो अखंड जो भारत आज हम देखते हैं, वो इसी अखिल भारतीय संघ को कहते हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि इस अधिनियम में और क्या क्या व्यवस्था की गई, हमने पढ़ा था 1919 के अधिनियम में, जिसमें दोहरा शासन चालू किया गया। क्या किया गया, दोहरा शासन चालू किया गया, द्वैध शासन पद्धति चालू की गई, जिसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय अलग किए गए। जिसमें क्या किया गया, एक 1919 के दोहरे शासन तो 1919 में दोहरा शासन चलाया गया। उसमें यह व्यवस्था की गई कि कुछ विषय गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित रखे गए और बाकी जो विषय थे उनको गवर्नर जनरल अपने अधीनस्थों को सौंप सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था उसमें की गई। इस प्रकार से क्या किया गया, दोहरा शासन चालू किया गया। तो 1919 में जो दोहरा शासन चालू किया गया, उसको इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो प्रांतों में जो दोहरा शासन था, 1919 के दोहरे शासन को, या जो प्रांतों में जो दोहरा शासन था, वो इसमें क्या लिखते हैं कि 1919 में प्रांतों में जो दोहरा शासन चलाया गया, दोहरा शासन चलाया गया, उसे अब समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या था, कुछ विषय ऐसे थे जो गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित रखे गए, जिन पर नियम कानून बनाने का अधिकार किनको था, गवर्नर जनरल को था। कुछ ऐसे विषय थे जो गवर्नर जनरल अपने अधीनस्थों को हस्तांतरित कर सकता है, उन्हें क्या कहा गया, हस्तांतरित विषय कहा गया। अब उनको प्रांतों से हटा दिया गया, प्रांतों में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में से उन्हें समाप्त कर दिया गया। अब ये जो दोहरा शासन है, ये जो द्वैध शासन पद्धति है, प्रणाली है, उसको केंद्र में लागू किया गया। कहां पे लागू किया गया, केंद्र में। इसे अब केंद्र में लागू किया गया। इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल के लिए कुछ विषय तो आरक्षित थे, कुछ विषय तो कैसे थे, आरक्षित थे, जिन पर नियम कानून बनाने का अधिकार किनको था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल को था। कुछ ऐसे विषय दिए गए जिन्हें हस्तांतरित विषय कहते हैं।
हस्तांतरित विषय कहते हैं जिन्हें गवर्नर जनरल अपने अधीनस्थों को क्या कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, सौंप सकता है, बांट सकता है, उन्हें क्या कहा गया, हस्तांतरित विषय कहा गया। ये जो दोहरा शासन जो चलाया गया था, ये पहले प्रांतों में भी चलाया गया था, लेकिन अब इसे प्रांतों से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब इन दोहरे शासन को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया, लेकिन कहां पे लागू कर दिया गया, केंद्र में इसे लागू कर दिया गया। तो यह व्यवस्था भी किसमें की गई, 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी ये व्यवस्था चालू की गई। अब इसमें क्या किया गया कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के इस अधिनियम के द्वारा 1937 में की गई। एक संघीय न्यायालय का प्रावधान लाया गया, एक संघीय फेडरल कोर्ट का एक प्रावधान लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा, इसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय या इसे फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, कोर्ट का प्रावधान किया गया। इस संघीय न्यायालय में जो निर्णय दिया जाता था, उस निर्णय पर अपील की जा सकती थी लंदन की प्रीवी काउंसिल में। इस संघीय न्यायालय की अपील कहां की जा सकती थी, लंदन की प्रीवी काउंसिल में। जहां से आगे कहीं अपील न की जा सके उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो भारत में अब सुप्रीम कोर्ट नहीं था। क्या है कि जो संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अपील लंदन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो इस प्रकार भारत में एक क्या बनाया गया, संघीय न्यायालय। इस संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, संघीय न्यायालय का प्रावधान कहां पे मिलता है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में मिलता है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिस संघीय न्यायालय का प्रावधान मिलता है, उसकी स्थापना हुई थी 1937 में। कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये भी जान लो, इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो मेरिस गुएर थे। मेरिस गुएर जो थे वो इस संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। इस संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1937 में की गई। संघीय न्यायालय का प्रावधान कब किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसका क्या किया गया दोस्तों, प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय का प्रावधान कब किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अब देखो, सरकारी नौकरियों में जिन पदों पर भर्तियां की जाती थी, उन पदों पर जो पहले एक ही जो आयोग बनाया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, अब उसको प्रांतों में भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में भी अलग से राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया और एक संघीय लोक सेवा का गठन कर दिया गया। किस प्रकार से, इसमें हम उसको भी देख लेते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप इन नोट्स को साथ साथ बना रहे होंगे, अपनी नोटबुक में राइट कर रहे होंगे। साथ साथ इन नोट्स बनाते जाइए, अपने नोटबुक में लिखते जाइए, ताकि जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए हमेशा के लिए क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। बार बार देखना और बार बार पढ़ना, उसको आप बार बार जितना रिपीट करोगे, तभी आपका जो पढ़ा हुआ वो हमेशा के लिए स्थायी होगा। ये जो क्लास है, ये आप 1 घंटे की देखते हो, तो दोबारा इसको 1 घंटे देखने से अच्छा होगा कि आपके जो नोट्स बनाए होंगे, आपके हाथ से जो आपने लिखा होगा, उसको आप 10 या 15 मिनट में देख सकते हो। इसीलिए खुद के हाथ के नोट्स बनाए जाते हैं, ताकि आपने जो लिखा है वो जल्दी याद होता है। उसके बाद देखो, इसमें क्या व्यवस्था की गई, एक संघीय लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा
आयोग, जिसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या किया गया, गठन किया गया। एक कोर्स गठन किया गया, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। केंद्र के लिए किसका गठन किया गया, पहले जहां केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हमने देखा था, अब उसकी जगह किसका गठन कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर दिया गया। राज्यों के लिए जो सरकारी पदों पर जो भर्तियां की जाती थी, उन भर्तियों पर खुली प्रतियोगिता के लिए एक आयोग बनाया गया, जो आयोग उन भर्तियों को कंडक्ट करवाता है। उसके लिए आयोग कौन सा था, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इनका क्या किया गया, गठन किया गया। इस अधिनियम में एक और व्यवस्था की गई, इसमें निर्देशों के उपकरण का उल्लेख किया गया। 1935 के इस भारत शासन अधिनियम में निर्देशों के उपकरण का भी उल्लेख किया गया, निर्देशों के उपकरण का उल्लेख किया गया, जिन्हें अब हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ऐसे नीति निर्देशक तत्व जो कानून बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, क्या हम कह सकते हैं, जिन्हें वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। उस प्रकार के कुछ उपकरण लाए गए, जिनके आधार पर क्या बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किए जाते थे, कानून बनाए जाते थे। वो जो कानून बनाए जाते थे किसके आधार पर बनाए जाते थे, इन उपकरणों के आधार पर, जिन्हें क्या कहा गया, निर्देशों के उपकरण कहा गया। क्या कहा गया, निर्देशों के उपकरण कहा गया। वर्तमान में संविधान में जिन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, उसी प्रकार के कुछ निर्देशों के उपकरण 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी उल्लेखित थे। अब इसमें और क्या किया गया 1935 के अधिनियम में, इसमें जो पहले 2 बार जो किया गया था, एक तो 1909 में भी किया और 1919 में भी किया, सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई, उसका थोड़ा सा और विस्तार कर दिया गया। उनको लगा कि ये जो अपना जो प्रयोग है सफल होता जा रहा है, भारतीयों में फूट पड़ रही है, हम भारतीयों पर लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। इसी मंशा के आधार पर उन्होंने क्या किया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसका थोड़ा सा और विस्तार कर दिया, उसमें कुछ और शब्द जोड़ दिए। क्या जोड़े वो अब देखते हैं। 1935 के इस भारत शासन अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन में विस्तार किया गया। क्या विशेषता की गई, महिलाओं, दलितों एवं मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया, निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या किया गया, विस्तार किया गया, महिलाओं, दलितों एवं मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, ताकि सिर्फ और सिर्फ इन जो निर्वाचन क्षेत्र इनके लिए आरक्षित किए गए, उनमें जो निर्वाचन जो वोट लेने का या जो वोट लड़ने के लिए उम्मीदवार जो खड़ा होता है वो कौन होगा, या तो महिलाएं होंगी, दलित होंगे, या कौन होंगे, मजदूर होंगे। सिर्फ इनके अलावा यहाँ पे और कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद इसके अंदर मताधिकार में भी क्या किया गया, विस्तार किया गया। मताधिकार में भी विस्तार किया गया। अब इसमें क्या कर दिया गया, लगभग
लगभग 10% जनसंख्या को, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया, मताधिकार दिया गया। तो उस वक्त देखो 10% जनसंख्या को क्या दिया गया, मताधिकार दिया गया, जो इससे पहले इससे भी कम लोगों को मताधिकार प्राप्त था। 1935 के इस भारत शासन अधिनियम में मताधिकार में क्या किया गया, विस्तार किया गया लोगों को, और ज्यादा लोगों को क्या दिया गया, मताधिकार दिया गया। अब कितने लोगों को दिया गया, कुल जनसंख्या का लगभग 10% लोगों को क्या दिया गया, मताधिकार दिया गया। तो देखो अंग्रेजों की क्या मंशा थी, उन्होंने भारत को अधीन बनाने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा, किसी भी बिंदु को नहीं छोड़ा, हर जगह उन्होंने क्या किया, भारत को अपने अधीन किया, भारत के लोगों को पिछड़ा हुआ ही रखा। तो ये देखो इसमें 10% जनसंख्या को क्या किया गया, मताधिकार। तो इसी में ही महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, महिलाओं को भी क्या दिया गया, मताधिकार दिया गया, महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इससे पहले महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। अब देखो इसके अंदर और क्या व्यवस्था की गई। भारतीय जो मुद्रा है, भारत की जो मुद्रा एवं साख को नियंत्रित करने के लिए एक और विभाग का गठन किया गया, एक और संस्था का गठन किया गया। वो संस्था कौन सी थी, तो हम देखते हैं। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए एक संस्था का गठन किया गया। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई का प्रावधान किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। यह जो आरबीआई है, यह भारतीय मुद्रा एवं साख पर क्या करती है, नियंत्रण करती है, नियंत्रण करती है। भारतीय मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इसका भी गठन किसमें, इसका प्रावधान भी किसमें किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। इसका भी प्रावधान किया गया भारत शासन अधिनियम में। तो ये तो थी इस अधिनियम की विशेषताएं जो हमने पढ़ी। अब इसमें कुछ आलोचनाएं भी पढ़ लेते हैं। जिन जिन आलोचकों ने इस भारत शासन अधिनियम की क्या की, आलोचना की, हम उनको भी देख लेते हैं, ताकि हमारे किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन हमारे दिमाग में न क्रिएट हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, हम उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। चाहे वो यूपीएससी में पूछा जाए, चाहे आरपीएससी में, चाहे स्टेट पीसीएस में, चाहे आरएस में पूछा जाए, चाहे किसी भी प्रकार के अलग जो एग्जाम आते हैं उन्हें पूछा जाए, तो हमारा आंसर बिल्कुल सटीक रहना चाहिए। हमारे पास हमें उतना जानकारी हो कि हम उसका भी जवाब दे सके। आजकल जो क्वेश्चन कथन और कारण में पूछे जाते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को 1935 के भारत शासन अधिनियम को इंजन रहित गाड़ी किसने कहा, इंजन रहित गाड़ी किसने कहा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम की आलोचना क्या पढ़ते हैं, अब आलोचना पढ़ते हैं। आलोचना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अब एक किताब लिखी जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने 1935 के भारत शासन अधिनियम की आलोचना में कुछ शब्द कहे। क्या क्या शब्द कहे, तो वो देखते हैं। इन्होंने इसको एक तो कहा कि ये दासता का अधिकार पत्र है, दासता का अधिकार पत्र है। इसमें ये अधिकार है, भारतीयों को ये दासता का अधिकार दिया गया है कि आप हमारे दास ही रहेंगे, हम आपको दास बनाएं, ये हमें अधिकार दिया गया है। अंग्रेजों ने खुद को ये अधिकार दिया कि हम भारतीयों को दास बना के रखेंगे। तो इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के अंदर कि
1935 के भारत शासन अधिनियम को इन्होंने क्या कहा, दासता का अधिकार पत्र का। उसके बाद में इन्होंने इसको क्या कहा, ये एक इंजन रहित गाड़ी है, इंजन रहित गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन तो है नहीं लेकिन अनेक ब्रेक लगे हैं। इंजन रहित गाड़ी है जिसमें बहुत सारे ब्रेक लगे हैं, अनेक ब्रेक लगे हैं, ब्रेक लगे हैं। ब्रेक इसलिए लगे हैं क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे वो किसी भी निर्णय के ऊपर यदि कोई उनसे कोई पूछा जाए, उनके लिए कुछ भी विषय आरक्षित रखे जाए, कोई नियम बनाए जाए, यदि उनको लगता है ये नियम इस प्रकार से है कि इसमें अंग्रेजों के अधिकार कम हो रहे हैं तो उन पर वो वीटो कर सकते हैं, उन पर वीटो कर सकते हैं। उनको या तो अपने खुद के लिए आरक्षित रख सकते हैं अपने पास, या ब्रिटिश महारानी के लिए क्या कर सकते हैं, आरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इंजन रहित गाड़ी है, ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन ही नहीं है और जिसमें क्या लगे हैं, बहुत सारे ब्रेक लगे हैं, यानी इसमें बहुत सारे ब्रेक लगाए गए, हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा किया गया ताकि हम भारतीय उसमें आगे न बढ़ पाए। तो इस प्रकार के इन्होंने क्या कहा, इसकी आलोचना की। इनकी आलोचना में मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, इसकी आलोचना में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा क्या कहा, इस भारत शासन अधिनियम को या 1935 का ये जो भारत शासन अधिनियम है इसको पूर्णतया सड़ा गला हुआ कहा। इसको क्या कहा, पूर्णतया सड़ा गला हुआ कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस भारत शासन अधिनियम को 1935 के इस भारत शासन अधिनियम को क्या कहा, पूर्णतया सड़ा गला कहा। एक व्यक्ति और आते हैं के बी कीथ, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक अपनी किताब में कहा कि भारत को सब कुछ मिल गया है, कि भारत को सब कुछ मिल गया है। ये बात किसने कही, तो के बी कीथ ने कही। किसके लिए कही, 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए कही। क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारत को इस अधिनियम के द्वारा सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। इन्होंने कहा क्योंकि भारत को इन्होंने आरबीआई दे दिया, भारत को लोक सेवा आयोग दे दिए, महिलाओं को मताधिकार दे दिए। इस प्रकार इन्होंने कहा कि भारत को क्या हो गया, सब कुछ मिल गया इस अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने आज इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा। बाकी की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तो कैसी लगी आज की यह जानकारी, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।